हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग संवैधानिक विकास क्रम से संबंधित टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। और इस पूरी क्लास के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि 1773 से लेकर 1947 तक का जो हमारा संवैधानिक विकास क्रम है उसको किस तरीके से अंजाम दिया गया था ब्रिटिश शासन के दौरान। हालांकि आज की जो आपकी क्लास है इसमें सिर्फ हम चर्चा करेंगे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा है। तो ये पार्ट वाइज मैं आपको बताता चलूंगा। उससे क्या होगा कि एक आपको बोरियत नहीं होगा, क्योंकि नो डाउट इसके जो प्रोविजंस होते हैं वो कई बार हम याद तो कर लेते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं। तो हम इसको पार्ट वाइज कवर करेंगे। जैसे आज के पहले पार्ट में हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे, जैसा आपके सामने लिखा भी है। ठीक, अब इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या प्रोविजंस लाए गए थे, उनको हम एक एक करके डिस्कस करें। उससे पहले मैं थोड़ी सी एक बेसिक चीज आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे अगर हम संवैधानिक विकास क्रम के अंतर्गत बात करें, अगर हम संवैधानिक विकास क्रम के अंतर्गत बात करें तो ये जो संवैधानिक विकास क्रम का इतिहास है, ये संवैधानिक विकास क्रम का इतिहास आपका 1773 में शुरू होता है और 1947 तक अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट में इसकी कहानी शुरू होती है। और रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक इसकी कहानी चलती रहती है। तो एक बार मैं जल्दी से आपको ये बता देता हूं कि किस किस टाइम पर संवैधानिक विकास क्रम के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम प्रस्तुत किए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, और कैसे भारत के शासन को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। उनके प्रावधान हम एक एक करके अगले अगले पार्ट पर कवर करते रहेंगे। ठीक, तो याद रखिएगा कि सबसे पहला जो लाया गया था 1773, तो 1773 में जो लाया गया था इसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो लाया गया था, तो 1773 में लाया गया था आपका रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, देन उसके बाद जो अगला कानून आया आपका उसका नाम था 1784। और 1784 में जो आया उसे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट एक एक करके हम सभी की चर्चा करेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1786 1786 में विशेष अधिनियम स्पेशल एक्ट, विशेष अधिनियम स्पेशल एक्ट जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित होगा। जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में आने से पहले ब्रिटिश संसद के समक्ष कुछ शर्तों को रखा था और उन्हीं शर्तों की पूर्ति किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी। तो 1786 में लाया गया था आपका स्पेशल एक्ट, आपका विशेष अधिनियम। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो आपके व्यापार के अधिनियमों में व्यापार के नियमों को नियंत्रित करने के लिए 1793 में आता है आपका चार्टर एक्ट। इसमें लिख देता हूं, कोई इशू नहीं होगा आपको। चार्टर एक्ट 1793 में आया आपका चार्टर एक्ट। सेम ऐसे ही हर 20 साल पर, तो 1813 में आएगा अगला आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1830। फिर उसके बाद 20 साल पर यानी 1833 1833 में फिर से आएगा आपका चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 में फिर से आ रहा है। फिर 20 साल बाद अर्थात 1853 में दोबारा से लाया जा रहा है क्या आपका चार्टर एक्ट। हो सकता है कि 1873 में भी चार्टर एक्ट लाया जाता, लेकिन 1857 में जो क्रांति का बिगुल बजा, उस क्रांति के बिगुल ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल भारत के क्षेत्र पर अधिपत्य होता है, भारत के क्षेत्र पर लगता है। तो इसलिए 1853 के बाद चार्टर एक्ट नहीं लाया गया। देन उसके बाद कहानी शुरू होती है आपकी 1858 1858। और 1858 में आपका लाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। लेकिन उसके बाद 1861 में आपका लाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। देन आपका 1892 में भी
लाया गया क्या? तो 1892 में भी आपका लाया गया इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट फिर से लाया जा रहा है आपका 1892 में, 1892 में, 1892 में। फिर उसके बाद 1909 1909 में फिर से लाया जा रहा है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। लेकिन 1919 1919 और 1935 में कहानी बदल जाएगी। 1919 में लाया जा रहा है दोबारा से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम दोबारा से लाया जा रहा है 1919 में। और सेम इसी तरीके से 1935 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम को 1935 में दोबारा से लाया गया। और अंतिम में 1947 में आपका आएगा इंडियन फ्रीडम एक्ट। 1947 में आएगा आपका इंडियन फ्रीडम एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इस तरीके से अंग्रेजी शासन काल के दौरान समय समय पर जो एक्ट लाए गए, उन एक्टों की कहानी मैंने आपके सामने लिख दी है। तो 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 में स्पेशल एक्ट जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड था, 1813 आपका 1793 आपका चार्टर एक्ट, 1830 में भी चार्टर एक्ट, 1853 में भी आपका चार्टर एक्ट, 58 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 61 इंडियन काउंसिल एक्ट, 92 इंडियन काउंसिल एक्ट, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट और 1919 और 35 आपका भारत शासन अधिनियम। एक प्रश्न यहाँ पर हमारे दिमाग में आता है, आना भी चाहिए इस संदर्भ में, कि ये जो एक्ट लाए गए इनके नाम जो आपको अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे 93 से लेकर बैक टू बैक 53 तक चार्टर एक्ट लाया गया, 61 से लेकर 1909 तक काउंसिल एक्ट लाया गया, 1935 में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, 1773 रेगुलेटिंग। तो इनके मायने क्या होते थे? तो आपको मैं जल्दी से इस बारे में भी बता देता हूं। तो याद रखिएगा इस चीज को दोस्तों, अगर रेगुलेटिंग एक्ट लिखा हुआ है, अगर रेगुलेटिंग एक्ट लिखा हुआ है तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था? तो रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। किसको? तो ब्रिटेन में बैठी हुई जो सरकार है उसको इस बात का कहीं ना कहीं भय या भ्रम सा हुआ था कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, 1757 के बैटल ऑफ प्लासी एंड 1764 बैटल ऑफ बक्सर के बाद कहीं ऐसा ना हो कि अपने आप को भारत में सर्वसर्वा समझ ले। क्योंकि नो डाउट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा परमिटेड की गई कंपनी थी, महारानी के आज्ञा पत्र के माध्यम से ये पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए निकले थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि इन दो युद्धों के पश्चात ये भारत के साम्राज्य के संदर्भ में अपने आप को सर्वसर्वा कर लें। तो कंपनी के नियमों, कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट से तात्पर्य था कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना, कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था वो किस पर्पस से लाया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। अब एक एक्ट के माध्यम से कंपनी के सारे कार्य नियंत्रित नहीं हो सकते थे, तो उसी में और अमेंडमेंट के माध्यम से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, जिसके माध्यम से और कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया था। 1786 आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में लाने के लिए एक विशेष अधिनियम पारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, उस संदर्भ में है। अब अगर उसके बाद हम बात करें चार्टर एक्ट की, ये चार्टर एक्ट क्या थे? चार्टर एक्ट क्या थे? तो चार्टर एक्ट बड़ा सिंपल सा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने के लिए आई थी? व्यापार करने के लिए आई थी। तो व्यापार के कुछ वर्ष निर्धारित थे, भाई कब तक आप व्यापार कर सकते हो। तो व्यापार के वर्षों को बढ़ाने के लिए, व्यापार की जो अवधि है उसी को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम क्या पेश किया जाता था? चार्टर एक्ट प्रस्तुत किया जाता था। तो व्यापार के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए, व्यापार के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए, व्यापार के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए क्या लाया जाता था? चार्टर एक्ट लाया जाता।
तो हर 20 साल पे उनका व्यापार भारत के संदर्भ में परमिट कर दिया जा रहा था, बढ़ा दिया जा रहा था। फिर उसके बाद बात आती है कि ये जो काउंसिल एक्ट है ये किस लिए लाया गया? तो याद रखिएगा 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार को इस बात का अनुभव हुआ कि कुछ तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहां गड़बड़ कर रही थी। अदरवाइज इतने बड़े पैमाने पर भारत में कोई क्रांति ऐसे अचानक से न उत्पन्न हो जाती। तो अब उसके बाद जब क्रांति उत्पन्न हो गई, क्रांति को सप्रेस्ट किया गया, दबाया गया, तो फिर यह महसूस किया गया कि भारत के अंदर और भारतीयों के ऊपर अगर शासन करना है तो शासन तभी सही तरीके से सुनियोजित हो सकता है जब उस शासन में भारतीयों का सहयोग मिल सके। तो शासन व्यवस्था में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए, अर्थात शासन व्यवस्था में भारतीयों को शामिल करना, तो भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए जो समय समय पर एक्ट लाए गए उन्हीं को हम क्या कहते हैं? काउंसिल एक्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा काउंसिल एक्ट किससे संबंधित थे? काउंसिल एक्ट किस चीज से संबंधित है? तो काउंसिल एक्ट शासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लाए जाते थे। सहयोग प्राप्त करने के लिए लाए जाते थे। ठीक, क्लियर? फिर उसके बाद आता है कि ये जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, भारत शासन अधिनियम, ये किस लिए लाया जाता था? भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस लिए लाया जाता था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाया जाता था। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरी कहानी क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि ये मन में हमारे बड़ा भ्रम सा रहता है। हम पढ़ तो लेते हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बट हम इनके मायने नहीं समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू क्या किया जाना था, चार्टर एक्ट के थ्रू क्या किया जाना था, काउंसिल एक्ट के थ्रू क्या किया जाना था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या होता था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए लाया जाता था समय समय पर। उसके बाद चार्टर एक्ट व्यापार के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए लाया जाता था। काउंसिल एक्ट शासन में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए लाया जाता था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, भारत में अंग्रेजों का शासन बेहतर तरीके से चल पड़े उसकी मजबूती के लिए जो एक्ट लाया जाता था उसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से पहचानते हैं। क्लियर इतनी बात? तो अब इसके बाद आज की क्लास में हम पहले कवर करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट को, कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू अंग्रेजी सरकार के द्वारा किन किन प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया। ठीक, इसके हम पार्ट वाइज बनाएंगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, इस तरीके से करते हुए हम इसको कुछ क्लासेस में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। उससे फायदा देखो क्या होगा, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट आपको एक क्लास में मिल जाएगा तो आप उसकी पूरी कहानी एक दिन में समझ जाओगे। अगले दिन आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा तो आप इसकी कहानी समझ जाओगे, तो समराइज करने में भी आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी, या फिर हम इसको कहेंगे रटंत विद्या लगाने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि नो डाउट याद तो करना ही पड़ेगा। फिर चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का, उत्तराखंड पीसीएस का, तो क्वेश्चंस तो डायरेक्ट पूछे जाते ही हैं, तो आपको याद भी करना पड़ेगा। तो अब शुरू करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान लाए गए थे। तो पहला प्रावधान आपके सामने है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कहानी अगर हम पढ़ें तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। तो सबसे पहला काम, अधिनियम के थ्रू कंपनी के सभी कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी यहां पर काम करते थे, किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी यहां पर काम करते थे, उन सभी कर्मचारियों के ऊपर एक फाउंडेशन लगा दिया गया कि वह किसी भी भारतीय से उपहार नहीं लेंगे। मुद्दा वही हुआ कि ब्रिटिश सरकार को इस बात का कहीं ना कहीं भय या अंदेशा मिल चुका था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने व्यापारिक कार्यों के अलावा भ्रष्टाचार जैसे कार्यों में संलिप्त ना हो जाए। तो इसीलिए उसने प्रावधान किया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी भारतीय से किसी भी प्रकार का उपहार प्राइज
नहीं लेगा। क्लियर, पहला प्रावधान क्लियर हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी किसी भी भारतीय से कोई भी उपहार ग्रहण नहीं करेगा। क्लियर। दूसरे प्रावधान की तरफ अगर हम चलें तो दूसरा प्रावधान क्या किया गया था, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कौन से कार्य, राजनीतिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज और आपके प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज दोनों को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया। और यूपीएससी और पीपीएसएस दोनों ने क्वेश्चन पूछा है कि संवैधानिक विकास क्रम के संदर्भ में वो कौन सा एक्ट था, कौन सा अधिनियम था जिसने प्रशासनिक केंद्रीयकरण की शुरुआत की थी, अर्थात जो कार्य हैं एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित उन पर सेंट्रलाइजेशन लगाने का, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उस पर कंट्रोल करने का, उसको सेंट्रल में लाने का पहली बार प्रयास कब हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार यह प्रयास हुआ। तो याद रखिएगा यह पहला प्रशासनिक केंद्रीयकरण था, प्रशासनिक केंद्रीयकरण का यह पहला प्रयास था, प्रशासनिक केंद्रीयकरण का यह पहला प्रयास था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन एक्ट पहली बार प्रशासनिक केंद्रीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन को पुटअप करने का काम कौन सा एक्ट करता है, दैट आंसर इज रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज हो दोनों को सेंट्रलाइज अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेंटर में उसके सेंट्रलाइज में लाने का काम किया इस एक्ट ने, अर्थात रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्लियर हो गया इतनी बात। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो फिर कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार अपने प्राइवेट ट्रेड को संचालित नहीं कर सकता था। क्यों, जाहिर सी बात है किस चीज को रोकना था, भ्रष्टाचार को, करप्शन को रोकना सबसे प्रमुख उद्देश्य था और भ्रष्टाचार को रोकना सबसे प्रमुख उद्देश्य था। तो उसी संदर्भ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया, यह प्रावधान किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी भारत में किसी भी निजी व्यापार को संचालित नहीं करेगा, निजी व्यापार को संचालित नहीं करेगा। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट अगले प्रावधान की हम बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टाम्प मार्क करके रखिएगा, बीओडी का प्रावधान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रावधान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रावधान। आगे के पार्ट में हम जब पढ़ेंगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, तब हम पढ़ेंगे वहां पर एक प्रावधान जिसको हम कहते हैं बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये हम पढ़ेंगे 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में। अभी हम पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। अब प्रश्न ये उठता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर कितने थे, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर भी थे तो इन मेंबर के द्वारा जो कार्य किया जाता था उसका कार्यकाल कितना होता था। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में टोटल मेंबर कितने रखे गए थे, तो टोटल मेंबर रखे गए थे 24। कितने रखे गए थे, 24 सदस्यों को यहां पर अपॉइंट किया गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, जिनका कार्यकाल क्या था, टेन्योर कितना था, इनका कार्यकाल कितना रखा गया था, तो कार्यकाल 4 वर्ष का, 4 ईयर का। याद रखिएगा पीसीएस जैसे एग्जामों में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 4 साल का कार्यकाल निर्धारित था। कार्य क्या था इनका, इनका कार्य क्या था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सूचना देना, इन्फॉर्म करना इनका काम था। और क्या इन्फॉर्म करना, तो इन्फॉर्म करना मिलिट्री वर्क से संबंधित कार्य, मिलिट्री वर्क सैनिक वर्ग जो होते थे, साथ ही साथ जो नॉन मिलिट्री वर्क, नॉन मिलिट्री वर्क, मिलिट्री वर्क, नॉन मिलिट्री वर्क, और साथ ही साथ रेवेन्यू से संबंधित मैटर, साथ ही साथ रेवेन्यू से संबंधित जो मामले होते थे इनकी सूचना ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाना इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रमुख कार्य था, जिसमें कुल मेंबर कितने रखे गए थे, 24 रखे गए थे, जिनका कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया था, 4 साल निर्धारित किया गया था। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट अगला प्रोविजन अगर हम ध्यान से देखें तो अगले प्रोविजन की बात करें तो बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा था, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। और याद रखिएगा कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था,
तो गवर्नर ऑफ बंगाल याद रखेगा रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, क्लियर। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग। इसको बनाया जाता है, तो वॉरेन हेस्टिंग को बनाया जाता है, वॉरेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, ठीक। लेकिन कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का पहला गवर्नर जनरल किसको कहा जाता है? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है किसको? तो विलियम बेंटिक को, विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद है, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से लाया गया, क्योंकि इससे पहले जो गवर्नर होते थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल कहलाते थे, और गवर्नर ऑफ बंगाल के रूप में रॉबर्ट क्लाइव बड़ा ही फेमस रहेगा, द्वैत शासन का जन्मदाता भारत में जिसको देखा जाता है, और ये बंगाल के क्षेत्र में जो अधिरोपित किया गया था, उसकी कहानी भी हम पढ़ेंगे किसी क्लास में। आगे अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रावधान किया गया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रावधान किया गया। और यहां पर क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि इस एग्जीक्यूटिव में मेंबर कितने रखे गए थे? 4, और प्लस एक आपका कौन होता था? तो एक आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो टोटल मेंबर हो गए इसमें कितने? 5। टोटल मेंबर कितने हो गए इसमें? आपके 5 हो गए। इन चारों मेंबर के नाम कभी कभी आपसे पूछ सकता है, तो नाम जरूर याद रखिएगा। पहला नाम जॉन क्लेवरिंग, जॉन क्लेवरिंग, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये नाम कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला हो गया जॉन क्लेवरिंग। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा नाम है रिचर्ड बॉरवेल, रिचर्ड बॉरवेल। तीसरे नाम की अगर हम बात करें तो तीसरा नाम है आपका फिलिप फ्रांसिस, फिलिप फ्रांसिस। एंड आई होप एक नाम आप भी बताने का प्रयास कर सकते हैं, अगर बताना चाहें तो क्या नाम रहा होगा? तो चौथे नाम की अगर हम बात करें तो चौथा नाम था आपका जॉर्ज मॉनसन, जॉर्ज मॉनसन, जॉर्ज मॉनसन। ये 4 मेंबर थे जिनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाया गया था गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में। यही वो कार्यकारिणी परिषद है जो आगे चल के अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल को अदा करेगी। तो कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें कुल सदस्य टोटल तो वैसे 5, लेकिन सदस्यों को लाया गया था कितने? 4। चारों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आयोग को याद हो जाएंगे। जॉन क्लेवरिंग, रिचर्ड बॉरवेल, फिलिप फ्रांसिस एंड जॉर्ज मॉनसन। क्लियर? अच्छा, इनका काम क्या था? तो इनका काम था मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री वर्क में, मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री वर्क में असिस्ट करना, सहायता देना, टू असिस्ट, सहायता प्रदान करना। किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सहायता प्रदान करना सैनिक और गैर सैनिक कार्यों के संदर्भ में। क्लियर इतनी बात? आगे अगर हम देखें तो नेक्स्ट अगला आपका है कि इसी अधिनियम के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो भारत में कभी अगर आप ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में अगर आप बात करोगे तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट इस सुप्रीम कोर्ट से अलग है। क्लियर? ये जो सुप्रीम कोर्ट भारत में वर्तमान में आप देख रहे हो, तो इसकी स्थापना तो आपका 28 जनवरी 1950 इनॉग्रेशन किया गया। लेकिन ये जो आप देख रहे हो बंगाल के क्षेत्र में केवल स्थापित किया गया सुप्रीम कोर्ट था, जिसकी स्थापना हो रही है 1774 में। कौन से एक्ट के माध्यम से? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है और इस सुप्रीम कोर्ट में फर्क क्या है? ये जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, इसको आप कहते हो लास्ट अपीलिएट कोर्ट, अंतिम अपीलीय न्यायालय। तो आप कहते हो क्या? अंतिम अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय कहते हो आप, ठीक। लेकिन इस बंगाल के सुप्रीम कोर्ट की कहानी की अगर हम बात करें, जो कि 1774 में आया, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, तो ये जो आपका बंगाल में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था,
ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, अंतिम अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था, अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था तो इस न्यायालय के संदर्भ में जो भी डिसीजन होते थे क्या उनको चैलेंज किया जा सकता था? यस, चैलेंज किया जा सकता था। कहां पर? तो इसके द्वारा सुनाए गए फैसले को, इसके द्वारा सुनाए गए निर्णय को चुनौती दी जा सकती थी, इसके द्वारा सुनाए गए निर्णय को चुनौती दी जा सकती थी। अब आप कहोगे सर कहाँ देंगे? तो इसके द्वारा सुनाए गए निर्णय को चुनौती दी जा सकती थी प्रीवी काउंसिल में। कहाँ पर? प्रीवी काउंसिल में, प्रीवी काउंसिल में। और ये प्रीवी काउंसिल कहाँ था आपका? तो ये प्रीवी काउंसिल आपका स्थित था ब्रिटेन में। कहाँ पर स्थित था? ब्रिटेन में। तो याद रखिएगा ये जो प्रीवी काउंसिल है ये अंग्रेजों के समय में अंतिम अपीलीय न्यायालय हुआ करता था, अंतिम अपीलीय न्यायालय हुआ करता था, लास्ट अपीलेट कोर्ट हुआ करता था। और इसी अंतिम अपीलीय न्यायालय को रिप्लेस करते हुए 28 जनवरी 1950 को हमने अपने सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन किया। क्लियर? अब बात ये आती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था इसमें टोटल जजेस कितने थे, टोटल न्यायाधीश कितने थे, टोटल जजेस कितने थे? तो याद रखिएगा इसमें टोटल जजेस की संख्या कितनी रखी गई थी? 4 रखी गई थी। वर्तमान का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल जजेस की संख्या कितनी है? 34। यहां पर कितनी? 4। अब इस 4 में याद रखिएगा, इस 4 में कहानी याद रखिएगा, एक आपका चीफ जस्टिस था, एक आपका चीफ जस्टिस था, मुख्य न्यायाधीश था, और बाकी 3 आपके जजेस थे, बाकी 3 आपके जजेस थे, न्यायाधीश थे। एक आपका चीफ जस्टिस और बाकी 3 आपके जजेस थे। क्लियर? अब ये आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर 3 जजेस जो थे और एक जो चीफ जस्टिस था क्या उनके नाम भी जानना है? तो यस, ऑब्वियसली कभी कभी नाम पूछ लेता है, तो मैं आपको नाम बता देता हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, कोई इशू तो नहीं। तो चीफ जस्टिस का नाम पहले क्लियर कर लीजिए क्या था। तो चीफ जस्टिस का नाम था एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, याद रहेगा, एलिजा इम्पे नाम था चीफ जस्टिस का। ओके, चीफ जस्टिस का नाम एलिजा इम्पे। बाकी जो जजेस हैं उनके नाम मैं आपको यहां लिख दे रहा हूं, दिख जाएगा। बाकी जो जजेस थे उनके नाम थे, तो सबसे पहला नाम लेमेस्त्रे, लेमेस्त्रे, याद रहेगा, लेमेस्त्रे। क्लियर? लेमेस्त्रे। दूसरा नाम जॉन हाइड, जॉन हाइड, जॉन हाइड, दोनों नाम याद रहेगा, जॉन हाइड। और तीसरा नाम अगर हम ध्यान से देखें तो तीसरा नाम था रॉबर्ट चैम्बर, तीसरा नाम आपका था रॉबर्ट चैम्बर, रॉबर्ट चैम्बर, रॉबर्ट चैम्बर। तो ये 3 प्रमुख नाम उन न्यायाधीशों के हैं जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश नाम हो जाएगा एलिजा इम्पे, बाकी जो जजेस उनमें एक का नाम हो जाएगा लेमेस्त्रे, जॉन हाइड एंड रॉबर्ट चैम्बर। क्लियर? तो ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के वो प्रमुख प्रावधान थे जो हमने आपके सामने डिस्कस किए। जल्दी से एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। जैसे पहला कि अधिनियम के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, दूसरा कि इसी अधिनियम के अंतर्गत कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना जिसमें कुल मेंबर 4, चारों के नाम आपके सामने थे। फिर इसी अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। वारेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। इसी अधिनियम के माध्यम से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओडी की स्थापना हुई जिसमें कुल मेंबर 24, कार्यकाल 4। काम क्या था? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना, मिलिट्री वर्क, नॉन मिलिट्री वर्क और रेवेन्यू से संबंधित मामलों की। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी अपना निजी व्यापार नहीं करेगा ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। फिर मैंने इसी में आपको बताया कि यह पहला प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रयास था जिसके अंतर्गत राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के। और इसी के अंतर्गत मैंने बताया था कि कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनको
किसी भी भारतीय से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो संबंधित है किससे, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। इसी तरीके से हम अगले पार्ट में आपसे मिलेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। ठीक, थैंक यू, नमस्कार।